देश आज बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। आम हो या खास, सभी लोग परेशान हैं। किसी को ऑक्सीजन नहीं तो किसी को दवाई नहीं मिल रही है। पैसे रहने के बावजूद उनका इलाज नहीं हो रहा है। ऐसे में इसी मुद्दे पर आज हम अपने खास कार्यक्रम भारत तंत्र में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण झा और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं चिंतक हैं, विचारक हैं और जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जितेंद्र ओझा जी। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी टीवी पर। धन्यवाद प्रवीण जी। सर, जिस तरह से आज जिस नाजुक दौर से देश गुजर रहा है और ऐसी स्थिति में जब लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से या फिर दवाई की कमी की वजह से उनकी मौत हो जा रही है, आपको क्या लगता है कि आज भी हम उस स्थिति तक नहीं पहुंच पाए हैं कि किसी एक व्यक्ति की मौत जो है वो ऑक्सीजन और दवाई की वजह से हो जाए? आखिर इसमें कमी कहां रह गई है? प्रवीण जी, सबसे पहले तो जिन लोगों की जान गई है, उन परिवारों को जिन्होंने अपना कोई प्रिय खोया है, उन सभी को मैं कहूँगा कि हम सभी एक भारतीय के रूप में एक दूसरे के साथ हम खड़े हुए हैं और सहानुभूति दे रहे हैं। जो बात आपने कही, हम शायद समाज में उस एम्पैथी लेवल पे नहीं पहुंच पाए हैं जहां दूसरे की जान की कीमत हो या उसकी जान को लेके जो दर्द महसूस होना चाहिए, एक समाज के रूप में हम शायद उस स्तर पे पहुंच नहीं पाए हैं। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और ऐसे में जो व्यवस्थाओं की हम बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि व्यवस्थाओं में, इतने बड़े देश में, प्रजातांत्रिक देश में एक मजबूत व्यवस्था लाना आसान बात नहीं होगी। लेकिन बहुत अफसोस और तकलीफ़ की बात यह है कि इस तरफ जितने गंभीर प्रयास होने चाहिए थे, शायद नहीं हुए। सर, आप देख रहे होंगे कि देश में आज जो स्थिति है बनी हुई, चाहे वो ऑक्सीजन लेवल की कमी हो या ऑक्सीजन ना हो, चाहे दवाई ना हो, अब तो जो आंकड़ा मौत का बढ़ता ही जा रहा है लगातार। दिन ब दिन जो है वो आंकड़े जो है वो कभी 1000 तो कभी 2000, अब तो 2000 को भी क्रॉस कर गया है पूरे देश में आंकड़े। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापा है, कहा है कि भारत में जो मौत की स्थिति का, यानी मौत का जो आंकड़ा दिखाया जा रहा है, वो सरकारी आंकड़े जो हैं वो उससे कहीं मौत जो है वो 2 से 5 गुना ज़्यादा है, लेकिन सरकार छुपा रही है इस बात को। तो ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं कि भारत में इसके लिए कहां पर कमी रह गई? क्या यह सरकार का फेल्योर है या फिर सिस्टमेटिक ढंग से जो पूरा प्रोसेस नहीं है भारत में, एक प्रकार से कहा जाए तो उसका फेल्योर है? देखिए, एक ऐसी स्थिति में जहां इतना बड़ा संकट आया हुआ है, हम सभी को बहुत जिम्मेदारी से कुछ भी कहने की ज़रूरत है। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे लोगों में पैनिक वाली बात आए, तो इसे अवॉइड करना है। लेकिन जहाँ तक लोगों का नुकसान है, लोगों की जान जाने का प्रश्न है, ये एक वास्तविकता है। मैं किसी परिवार को नहीं जानता जिसके परिवार में 1-2 लोग या ज़्यादा लोग बीमार नहीं हो। मैं खुद 2 दफ़े कोविड से हो चुका और काफ़ी दिक्कत जो हेल्थ में आती है कर चुका, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे कई मित्र जो है उनकी मृत्यु हो गई है, कुछ अभी वेंटिलेटर पे पड़े हुए हैं जिनके बचने की शायद उम्मीद बहुत कम है। तो ये मौत का जो ये चल रहा है, ये तो एक वास्तविकता है। नंबर्स सरकार के लिए, दूसरे लोगों के लिए नंबर्स होते होंगे। मैं समझता हूँ कि किसी भी परिवार का कोई व्यक्ति अगर वो खोता है वो परिवार, तो उसके लिए वो एक नंबर नहीं है, उसके लिए पूरी दुनिया जो है उथल पुथल हो जाती है। तो इसमें जो आप कह रहे हैं कि गलती किसकी है, मैं सोचता हूँ कि गलती से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि हम इससे क्या सीख के क्या आगे जा सकते हैं। और गलती तो सभी की है, सरकार की भी है, व्यवस्थाओं की भी है। जैसे मैंने कहा कि एक हमारी पूरी सिस्टम जो है वो वीआईपी सेंट्रिक सिस्टम है, जो कुछ लोगों को कैटर करती है, जनता को कैटर नहीं करती है। आप अगर एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिस व्यवस्था में आप चाहेंगे कि सेलेक्टिव रूप से कुछ एरिया में वो व्यवस्था काम करे, कुछ लोगों के लिए तो काम करे, बाद बाकी वो काम नहीं करे, तो उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है। देखिए, अगर कोई आदमी बीमार है, उसके पैर में गठिया है, उसकी कमर में दर्द है, सिर काम नहीं करता, कंधे कमज़ोर हैं, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, और आप चाहेंगे कि उसकी 2 उंगलियां मजबूत रहे क्योंकि वो 2 उंगलियां वाला काम कर सके, तो ऐसा नहीं होता है। व्यवस्थाओं का जहां तक सवाल है, एक अच्छा इंस्टीट्यूशन दूसरे अच्छे इंस्टीट्यूशन को ताकत देता है। एक बढ़िया इकोसिस्टम
जब तक होता है उसी में सारे अच्छे इंस्टीट्यूशन पनपते हैं। हमने उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल ने ध्यान नहीं दिया। कुछ नेता कहिए, कुछ कॉर्पोरेट कहिए, कुछ ब्यूरोक्रेटिक लॉबी कहिए, कुछ बाहर की ताकतें कहिए, इन सब का अपना अलग अलग एजेंडा हो सकता है, और इस एजेंडे में जो इंस्टीट्यूशन हमने नहीं बिल्ड किया, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं होने पे इतने बड़े देश में संकट के समय तो इतनी दिक्कत आनी ही आनी थी। तो ये हमने दूरदर्शिता का परिचय बिल्कुल नहीं दिया। और जो व्यवस्थाओं की बात है, जो इंस्टीट्यूशन की बात है, उनको बनाने में कभी कभी जनरेशन लग जाते हैं। मुझे पता नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हुआ। मैं तो ये देख रहा हूं कि जिन लोगों ने, सरकार किसी की भी क्यों ना हो, जिन लोगों ने पूरी ईमानदारी से देश के लिए कुछ करने की कोशिश की, तो उनको जो है इस व्यवस्था पे काबिज लोग कहते हैं कि ये ट्रबल मेकर हैं, ये बहुत ज़्यादा ईमानदारी की बात करते हैं, ये बहुत आदर्शवाद की बात करते हैं। देखिए, ईमानदारी और आदर्शवाद ही बुनियाद होती है अच्छे इंस्टीट्यूशन की और अच्छे समाज की। हमने इस पे ध्यान नहीं दिया है, और उसका नतीजा देखिए कि क्या है। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि ये ज़्यादा कष्टकारक नहीं हो। जी सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत को सार्वजनिक किया, क्यों आपको क्या लगता है कि ये अरविंद केजरीवाल जो है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे थे, या अरविंद केजरीवाल ने जो किया वो कहीं से भी गलत नहीं था? क्योंकि आप देखिए कि उसमें, उस बातचीत में कोई ऐसी बात नहीं हो रही थी जिसमें कि राष्ट्रीय सुरक्षा की गोपनीयता भंग हो रही हो। तो क्या ऐसी स्थिति में जो अरविंद केजरीवाल ने जो किया है, क्या वह सही है? देखिए, मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि ये राजनीति का जो माहौल है उसमें कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है। वहाँ जनता के जान को भी लेके, जनता को लेके उतनी संजीदगी नहीं है। वो कंपटीशन चल रहा है, एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट चल रहा है। तो देखिए, आपको प्रयास करने चाहिए। कई नेता हैं जो आके, जिनकी बात आप कर रहे हैं कि टेलीविज़न पे लंबी लंबी वो बातें कर रहे हैं, बातें करने के बजाय वो व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते तो कुछ और बात होती है। लेकिन मैं किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं दोष दूंगा कि ये व्यवस्था ही इतनी कितने मैंने तंग आ चुकी है, ये तंग दिल हो गई है, या सड़ चुकी है भी आप कह सकते हैं, कि जिसमें इस तरीके की ओछी हरकतें, इस तरीके की प्रतियोगिता पंथी वो होनी ही होनी है। तो मैं सोचता हूं कि ये टैक्टिकल नहीं, एक बड़े स्ट्रेटेजिक परिवर्तन की ज़रूरत है, जहां पे किसी को भी मैंने ऐसे मुद्दों पे कम से कम सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का स्कोप ही नहीं होना चाहिए। बजाय कि वो करे नहीं करे, उनके ऊपर डिस्क्रिप्शन हो नहीं हो, इसके बजाय मैं ये कहूँगा कि होना ही नहीं चाहिए था। भाई, आप किसी भी पार्टी के क्यों ना हो, एक देश के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हो रही है तो आप ईमानदारी से उस बातचीत को कीजिए, कहिए। कहने के बजाय जो है उसको रिकॉर्ड करके यहाँ कहना, वहाँ कहना, ये जो है मैं सोचता हूँ कि पूरे व्यवस्था की ये कमजोरी दिखलाता है। प्रवीण जी, नहीं सर, अगर इसमें पारदर्शिता दिखाई गई है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, तो आपको नहीं लगता है क्या कि ये बातचीत कोई राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो थी नहीं? अगर मान लिया जाए दिखा ही दिया गया तो कोई इस पर बहुत ज्यादा हाय तौबा मचाने की कोई जरूरत है नहीं। बीजेपी वाले इतने हाय तौबा मचा रहे हैं क्या कि प्रधानमंत्री की बातचीत को सार्वजनिक कर दिया, और यहां तक कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का कहना है कि वो हर बातचीत के बाद जो है प्रधानमंत्री खुद आकर के भाषण देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रधानमंत्री इस बात को सार्वजनिक नहीं करते हैं? देखिए, मुझे इससे सार्वजनिकता वाले बात पे तो होनी चाहिए। मुझे उससे भी ज़्यादा एक बात ये है कि उसके पीछे मंशा क्या थी, नीयत क्या थी। तो देखिए, यहाँ नीयत पे संदेह है, क्योंकि वो जो है दिल्ली के अस्पतालों में, मैं बीबीसी का रिपोर्ट देख रहा था कि एक ही बेड पे 2 लोग हैं, लोग लेने को तैयार नहीं है, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और उसी समय जिन सज्जन की आप बात कर रहे हैं वो टेलीविज़न पे आके इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। देखिए, अगर आप प्रशासक हैं तो आप जो है उस समय, ये मैं कहता हूँ व्यवस्था की कमजोरी है कि आप राजनीतिक लिबास निकाल दीजिए और एक प्रशासक की तरफ से काम कीजिए। उस वक्त तो उन्होंने शायद अस्पतालों का जायज़ा नहीं लिया, कभी वो कुछ और कह रहे हैं कि नहीं ये दिक्कत है, कभी और कह रहे हैं। तो देखिए, इससे जो है सार्वजनिक होना चाहिए। इसमें मैं आमतौर पे पॉलिटिक्स वगैरह पे नहीं करना चाहता, हमेशा से मैंने अवॉइड किया है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि कोई भी क्यों न करे, व्यक्ति से या दल से लेना देना नहीं है, यहाँ पे लोगों की जान खतरे में है। ये व्यवस्था की कितनी बड़ी कमजोरी है कि उसको एड्रेस करने के बजाय, उसमें समाधान निकालने के बजाय लोग इस समय पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में लगे हुए हैं, और ये जो है भारत का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। प्रवीण जी, मैं ये मानता हूँ। सर, प्रधानमंत्री एक तरफ विदेश नीति के बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने ऐसे वक्त में वैक्सीन के लिए रॉ मटेरियल देने से मना कर दिया है, जब भारत जो है एक महासंकट के दौर से गुजर रहा है,
तो आपको नहीं लगता है कि वो विदेश नीति जिसका दावा प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, वो विदेश नीति आखिर कहाँ गायब हो गई? देखिए, ये विदेश नीति या ये सब बातें व्यक्ति पे निर्भर नहीं करती हैं, ये उनके इंस्टीट्यूशन का ये डिसीजन होगा कि ये नहीं दिया जाए। इसमें दो तीन बातें हैं, क्योंकि उन देशों में इंस्टीट्यूशन सुप्रीम है, लीडर सुप्रीम नहीं है। इंस्टीट्यूशन कई एक इशू पे आके प्रिवेल करती हैं। कोई भी व्यक्ति ऊंची पद पे आने से पहले, राष्ट्रपति बनने से पहले कहता कुछ और है और आने के बाद उसकी बात में बदलाव आ जाता है। उसकी वजह यही है कि इंस्टीट्यूशन फिर प्रिवेल करते हैं और उनको मजबूर करते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, आप ऐसे कर सकते हैं। तो वहाँ के अमेरिका में कुछ सालों से देखा जा रहा है कि वो अमेरिकन फर्स्ट जो ट्रम्प साहब ने शुरू किया वो चल रहा है, तो उनका ये फैसला है। दूसरी बात, हमें इसको भी ध्यान में देना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय या कूटनीतिक मित्रता जो है वो इमोशंस पे नहीं डिपेंड करती है, वो एकदम हार्ड कोर रियलिस्टिक इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है। तो उनके इंस्टीट्यूशन को असेस करके हमें ये एक्सपेक्ट करना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा इसके बावजूद कि देखिए, भारत के चरित्र में और वेस्ट के चरित्र में बहुत ज़्यादा फर्क है। वेस्ट की प्रजातंत्र आई है जब उन्होंने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज करके लूट के अपना सिस्टम किया। हम सारी मजबूरी में भी प्रजातंत्र ला रहे हैं। तो भारत तंत्र जो शब्द हमने इस्तेमाल किया है उसका मकसद ये है कि हमारा एक साइंटिफिक अप्रोच रहेगा और भारत के पुरातन मूल्यों को लेके हम चलेंगे। तो भारत और उनकी सोच में ये फर्क है और इससे हमें ये सबक मिलता है कि देखिए, अपने मुख्य मुद्दे हैं वो हम दुनिया पे निर्भर नहीं कर सकते। किसी के गुडविल, किसी के दया, किसी के करुणा पे हम नहीं जी सकते हैं। इसीलिए राष्ट्र बना है कि भाई हम किसी के करुणा पे नहीं रह सकते। एक राष्ट्र के रूप में हमें अपने आप पर निर्भर रहना है और हम वाकई शक्तिशाली होते और ये होता तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा अप्रोच नहीं आता जैसे हम लोगों ने दवाएं दी, उनकी तरफ से भी ये आना चाहिए था। जी सर, जिस तरह से अभी अब वैक्सीन को लेकर ही बात हो रही है, तो वैक्सीन का जिस तरह से मूल्य निर्धारण किया गया है कि 150 रुपये केंद्र को, 400 रुपये राज्य को और 600 रुपये निजी अस्पतालों को, तो क्या आपको नहीं लगता है कि ऐसी स्थिति में सरकार को और गंभीर होने की जरूरत है कि कम से कम मूल्य निर्धारण जो हो वो एक सही पैमाने पर हो, क्योंकि देश में जो संकट की स्थिति है वो बहुत ही विकराल हो गई है। विकराल हो गई है। नहीं, आप सही कह रहे हैं प्रवीण जी। मैंने तो देखिए कि जब आपसे मुलाकात नहीं हुई थी तब भी कहा था कि यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर होना चाहिए। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी वहाँ के लोगों का स्वास्थ्य और वहाँ के लोगों का चरित्र होता है। ये दो चीज़ें होती हैं तब एक राष्ट्र मजबूत होता है। तो ये ऐसी स्थिति में जहाँ लोग की जान खतरे में है, तो इसमें जो है इस तरीके के मूल्य को लेके करना बहुत ही बेमानी लगता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये भी एक सिस्टमिक समस्या है और इस समस्या से, इस बीमारी के बाद और अभी भी इसे निपटने की ज़रूरत है, क्योंकि एक कैपिटलिस्ट ड्रिवन मॉडल हमने अमेरिका का तो फॉलो कर रहे हैं, अमेरिका और यूरोप का, कि जितने अधिक बैड डेट्स हमारी कंट्री में है, जितना जो है रिसोर्सेज को यहीं के लोगों ने, कुछ लोगों ने मोनोपलाइज करके लूट के, जैसे कहें अपने आप को उन्होंने इनरिच किया है, तो वैसे में नेचुरली जिसको जहां मौका मिलता है उस ये में रहता है। तो ये प्रिंसिपल जो है क्राइसिस में अगर इस हद तक आ जाए तो आप देखिए कि कितना बड़ा खामियाजा ये हो सकता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस मुद्दे पे हमें तो वैक्सीन वाले इशू को भी देखने की ज़रूरत है और लॉन्ग टर्म में दूसरे जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है कि नेशनल रिसोर्सेज सारे देश के लिए होने चाहिए। ये नहीं कि आपने देश के रिसोर्सेज किसी को प्राइवेट हाथ में दे दिया कि चलिए ये आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, इसको इस्तेमाल करके आप अपने ही देश को कमजोर कीजिए। प्राइवेटाइजेशन का मकसद जो मैं तो सोचता हूँ कि रीगनॉमिक्स और थैचरिज्म गलत है। उसका मकसद उस समय था कि इनिशिएटिव अच्छे से आएगी लेकिन वेलबिंग जो है पूरे देश का होगा। ये होने के बजाय हमारे यहाँ प्राइवेटाइजेशन ने एक बहुत ही घिनौना रूप ले लिया है। वो एक लालच और एक लस्ट आप कहें, उससे ज़्यादा लस्ट ड्रिवन जो है प्रॉफिट के लिए, इसके लिए और स्टेटस के लिए, सारी चीज़ों के लिए ये चला गया है। तो इसमें जो है इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य को जो है वो सरकार के अधीन ही रहना चाहिए, उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, जब प्राइवेट हाथों में वो चले जाएंगे तो उसके मूल्य निर्धारण का भी जो मतलब मेन जरिया होंगे वो प्राइवेट लोग होंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता है कि कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य का कम से कम प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए? जो हम लोगों ने भारत तंत्र कार्यक्रम शुरू किया है प्रवीण जी, हमने मिलकर भारत तंत्र पे, तो मैं बहुत सालों से ये कर रहा हूँ। तो उसका मुख्य मकसद ही यही था कि ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए, सरकार में प्राइवेटाइजेशन ही समस्या नहीं है। लीडरशिप के एक नए मॉडल की भी हम लोग बात कर रहे थे। मैंने लिख के रखा था कि कहीं पे भी इनिशिएटिव दीजिए, लीडरशिप लाइए,
तो निश्चित रूप से सरकार में भी रह के अच्छी एफिशिएंसी लाई जा सकती है। प्राइवेटाइजेशन एकमात्र सहारा नहीं है। तो इसमें मैं सोचता हूं कि बहुत व्यापक विचार की ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि देखिए सभी को अच्छा लगता है दूसरों से ऊपर उठ जाना, पूरी चीज़ों को अपने कब्जे में ले जाना, क्योंकि इंसान के भीतर हैवानियत और दरिंदगी अब भी बाकी है। हम उसे अब परवरिश से कहें, किसी चीज़ से कहें, वो उसे कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य के भीतर आत्म प्रेम, अपने आप से मोहब्बत, ये सब चीज़ें हैं। और यही है जो पहले मनुष्य जो है कभी एक दूसरे के मनुष्य की हत्या कर देता था और हत्या करके खा जाता था, यहाँ तक स्थिति हालात अगर खराब होते थे तो आता था। तो देखिए सभ्यता का मतलब ही ये है कि इस सोच से निकल के हम कैसे परस्पर सहयोग करें, और इसमें जो है ये चीज़ें दिखाती है कि आदमी जो है, एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की जान की भी उसको परवाह नहीं है, वो किसी तरीके से अपने आप को इनरिच करना चाहता है। तो ये एक बेसिक मुद्दा है, लेकिन एक लार्जर सिस्टमिक कंस्ट्रेंट भी है जिस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए। जी सर, आप जब आप क्या मानते हैं कि इस महामारी के बाद मानव जाति को क्या सबक लेने की जरूरत है कि ताकि इससे और ज़्यादा जो आगे आने वाले, ऐसा तो है नहीं कि एक बार इस महामारी से लड़ लिया, आगे कोई और महामारी नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि पहले काला जार हो जा रहा था, मलेरिया और भी बहुत सारे, पोलियो का हुआ, पोलियो का उन्मूलन हम लोगों ने कर लिया एक तरह से, लेकिन आगे क्या सीख लेने की जरूरत है? देखिए आगे तो मैं यही कहूँगा, 2-3-4 बातें मैं कहूँगा कि ये दुनिया एकदम अलग दुनिया है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। इस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि भाई ऐसी व्यवस्था लाई जाए जिसमें लोग एक दूसरे से प्रतियोगिता करें, कंपटीशन तो जरूर करें, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट नहीं करें, क्योंकि इस बीमारी की कैसे शुरू हुई उसको भी लेके बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी तक वो जो है कंट्रोवर्सी में बनी हुई है कि कुछ लोग जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, उनको अपनी ताकत पे बहुत गुरूर है, तो उन लोगों ने ये बीमारी की। दूसरी बात ये होती है कि देखिए एक देश के रूप में या किसी रूप में अगर हम एक एसिमेट्री ऑफ पावर हमारे खिलाफ है, तो हमारी नैतिक शक्ति कम हो जाती है। तो भारत को अपनी सोच के हिसाब से मैं सोचता हूं कि एक बहुत सशक्त शक्ति बन के उभरना पड़ेगा, और अपने जो पुरातन मूल्य हैं, जो वाकई जो एंशिएंट इंडियन वैल्यूज़ हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन वैल्यूज़ के साथ और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को लेके हमें जो है भारत तंत्र जैसे विचारों को और आगे ले जाने की ज़रूरत है। और ये विचार सिर्फ उपदेश के लिए नहीं होने चाहिए, कहानी के लिए नहीं होने चाहिए, ये विचार ऐसे होने चाहिए जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जी सके। तो जैसे हम लोगों की जो मूल सोच है भारत तंत्र की, कि व्यक्ति और समाज के बीच में एक ऐसा जोड़ बनाया जाए जहां व्यक्ति समाज को मजबूत करे और समाज व्यक्ति को मजबूत करे, और मनुष्य और प्रकृति के बारे में भी ऐसा जोड़ बनाया जाए जहां प्रकृति मनुष्य को तो प्रकृति से फायदा उठाए, लेकिन प्रकृति का सर्वनाश नहीं करे, क्योंकि यही जो है प्रगति के लिए जरूरी है। और ये बातें उपदेश के लिए नहीं होनी चाहिए। हमारी चाहे राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे हमारी ब्यूरोक्रेटिक व्यवस्था हो, या हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, या चाहे हमारे मीडिया हो, चाहे हमारा एजुकेशन हो, ये सारी चीज़ें इसी सोच के आसपास या इसी सोच के हिसाब से चले जहां लोग जो है एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाएं। और बीमारियों का सवाल है, संघर्ष का सवाल है, इसको रोकना बहुत जरूरी है। और इस तमाम चीज़ों के लिए देखिए, मैं नहीं कहता कि भारत जो है अमेरिका के तर्ज का ताकत बन जाए, या चीन की तर्ज का ताकत बन जाए, या वेस्ट एशिया के तर्ज का ताकत बन जाए। भारत के पुरातन मूल्यों को, जिन मूल्यों में ह्यूमनिज्म थी, जिन मूल्यों में कम से कम कॉन्फ्लिक्ट था, जिन मूल्यों में वाकई जो वसुधैव कुटुंबकम हम मुंह से कह के खत्म नहीं कर दें, हम उस वसुधैव कुटुंबकम को कैसे ला सकते हैं? और उसको लाने का तरीका यही है कि हम पहले सशक्त हों। सशक्त ये नहीं हो कि कुछ मिलिट्री किस्म के कुछ लोग आ जाएं और हम उनकी पूजा करना शुरू कर दें मुगलई अंदाज में। नहीं, वो सशक्त नहीं हो। सशक्त तब हो जब हर एक नागरिक जो है उसमें एक तो समझ, स्वास्थ्य ये हो, और जिम्मेदारी सभी की का ये हो, और उस हिसाब से सरकार और समाज दोनों मिलकर करें। तो ऐसे हिसाब से मैं सोचता हूं कि ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम तभी जो है इस बीमारी से सही सबक लेके कुछ और अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो ये बीमारी और ये जो दुर्दशा हो रही है, उस दुर्दशा से पूरी मानव जाति काफ़ी कदम पीछे जा चुकी रहेगी। क्योंकि जिन लोगों के बारे में कहा जाता है कि उन लोगों ने बीमारी शुरू की या बीमारी से वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर हम लोग जम के जवाब नहीं देते हैं तो सारे लोगों को बहुत परेशानी होगी, और इतिहास में हम एक गलत मोड़ फिर लेने की दिशा में होंगे। प्रवीण जी सर, हमारी संस्थाएं जिस तरह से लाचार हो गई हैं या काम करना एक प्रकार से बंद कर दिए, तो क्या आपको लगता है क्या कि अब इससे हम कैसे उस संस्था को फिर से जीवित करें या पुनर्जीवित करें कि ताकि जो इस स्थिति में पहुंच चुके हैं अब वैसी स्थिति में दोबारा से ना पहुंचे?
देखिए, ऐसी बात नहीं है कि संस्थाएं एकदम काम करना बंद कर चुकी हैं। संस्थाएं कुछ हद तक कभी भी काम कर रही हैं। देखिए कि इतने बड़े देश में जितनी बड़ी समस्या है, उस समस्या के हिसाब से हम काम कर रहे हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे हैं जितना होना चाहिए। जी। तो तो मैं नहीं कहता हूं कि संस्थाएं अचानक खराब हुई हैं। हमारी संस्थाएं हमेशा से कमजोर रही हैं। तो इन संस्थाओं को बनाने के लिए जो पहल होनी चाहिए थी, जैसे हमने कहा, लीडरशिप होनी चाहिए, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, और इन सभी को इंसेंटिव मिलना चाहिए, तो वो नहीं है। हमारी तमाम संस्थाओं की कमी यह है कि हमने प्रजातंत्र तो ला दिया है, लेकिन एब्सोल्यूट पावर, डिस्क्रिशनरी पावर वो सारे लोगों को दे दिया है। मनसबदारी वाली व्यवस्था बन गई है। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था जिस मुगल ने चलाई, उस मुगल साम्राज्य ने देश का भी सर्वनाश किया और अपने आप भी खत्म हो गई। जो ये व्यवस्था चली आ रही है गुप्त काल से, क्योंकि जो कौटिल्य की बनाई हुई ब्यूरोक्रेसी हमारे पास थी, उस ब्यूरोक्रेसी को हमने गुप्त इरा में के आखिरी दिनों में खत्म कर दिया था। तो देखिए, एक प्रोफेशनल अकाउंटेबल सिविल सर्वेंट, एक बेहतरीन एफिशिएंट जुडिशियल सिस्टम, और वैसा ही कमिटेड कॉर्पोरेट सेक्टर की प्राइवेट इनिशिएटिव फॉर पब्लिक गुड, private initiative not for theft and cornering of resources, and private initiative not for stealing profit and exploiting national resources for private gains, ये नहीं होना चाहिए। तो इस पे जो है अगर हम लेके चलते हैं तो ये उपदेश की बातें नहीं है, क्योंकि क्राइसिस तो देखिए, हो सकता है कि ये मेरे जीवन में इस तरीके की क्राइसिस पहली क्राइसिस है। एक क्राइसिस बड़ी सी आती है, लेकिन जो कमज़ोर देश होते हैं, जो जिनकी सोच कमज़ोर होती है, वो एक क्राइसिस उन्हें चोट पहुंचा देती है। जो हेल्दी देश होते हैं, वो उस क्राइसिस से और मजबूत होकर निकलते हैं। तो ये जो है सबके हित में है कि हम इस व्यवस्था को बदलें और इंस्टीट्यूशंस को मजबूत करें, क्योंकि इतना बड़ा देश किसी कुछ व्यक्तियों की टैलेंट या उनके चैरिटी पे नहीं चल सकता है। सर, इस पूरे महासंकट के लिए सरकार तो एक प्रकार से जिम्मेदार है ही, आम लोग, आपको नहीं लगता है कि आम लोग भी बराबर के जिम्मेदार हैं और आम लोगों को अपने रवैये को और बदलने की जरूरत है? अगर अपने रवैये को आम लोग नहीं बदलते हैं, जिस तरह से प्रदूषण फैलाया जा रहा है, जिस तरह से लोग चाहे वो जंगल की कटाई कर रहे हैं, तो इस तरह से आगे आने वाले समय में और भी बड़े आपदाओं से लोगों को गुजरना पड़ सकता है। तो आपको नहीं लगता है कि लोगों को अपने रवैये को भी बदलने की जरूरत है? देखिए, हमारे समाज में हर तरह के लोग हैं। जैसे मैंने कहा कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम खराब है, अच्छे रोल मॉडल उतने नहीं हैं जितने इतने बड़े समाज को, इतने बड़े देश को चलाने के लिए चाहिए। तो इसका खामियाजा हम देख रहे हैं। लेकिन इसमें देखिए, जो पॉजिटिव चीज़ें ये हैं कि कितने डॉक्टर्स ने, जिनको पता था कि उनकी जान जाने वाली है, फिर भी वो लगे रहे और अपनी ज़िंदगी उन्होंने दे दी, अपना काम करते रहे। बहुत सारी रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि पुलिस वालों ने अपने तनख्वाह सब कुछ छोड़ छाड़ के लोगों की मदद की, अपनी तनख्वाह दे दी दूसरों को। तो इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन साथ में जैसे मैंने कहा कि इंसान की फितरत में हैवानियत और दरिंदगी है, वो भी देखने को मिल रही है। तो इसका दो तरीका होना चाहिए। मैं मानता हूँ कि लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन उनमें से बहुत से लोग हैं जिनको लालच करने की, चोरी करने की आदत हो गई है और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। एक तो ये समस्या है। दूसरे लोग हैं जो मेंटली, मैंने इतनी ज़्यादा इस तरीके से उनकी परवरिश हुई है, एजुकेशन नहीं मिला, उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, उनकी अपब्रिंगिंग नहीं हुई, कि दिखते तो इंसानों की शक्ल में है, लेकिन उसकी सोच जो है जानवरों से भी गंदी है। तो देखिए, इस समस्या का इतना समाधान ये नहीं होगा कि हम बात करें और हो जाए। इसीलिए ज़रूरी है, मैं सोचता हूँ कि एजुकेशन, वो एजुकेशन में आप सिर्फ अंग्रेजी कविता पढ़ा दे, वो एजुकेशन नहीं होता है। जैसे कैरेक्टर बिल्डिंग महात्मा गांधी ने शुरू में कहा, उसको हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो देखिए, लोगों का कैरेक्टर बिल्ड कीजिए, मजबूत रूल ऑफ लॉ लाइए, लेकिन फिर भी ये पर्याप्त नहीं होंगे। जो लोग लीडरशिप रोल में हैं, उन लोगों को रोल मॉडल बनना पड़ेगा, क्योंकि वो सोचते हैं अगर वो नहीं है तो व्यवस्था ऐसी हो कि इस तरीके के लोग लीडरशिप रोल में आए नहीं। तो यही जरूरी है प्रवीण जी, कि हम एक समाज के रूप में सोचना शुरू करें, एक पूरे देश के रूप में सोचना शुरू करें, बजाय कि एक इंडिविजुअल के रूप में, किसी दल के नेता के रूप में, किसी समुदाय के नेता के रूप में, किसी प्रांत के ये के रूप में सोचने की बजाय। तो मेरे ख्याल से ये जो है हमें सबक देता है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या दिक्कत होगी। सर, आखिरी सवाल है कि क्या अब ऐसी स्थिति में, जब इस संकट से हम लोग इस पूरे महासंकट में हैं फंसे हुए, तो ऐसी स्थिति में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि कम से कम इस स्थिति से अब लोग जल्द से जल्द उबर जाएं? देखिए, पता नहीं मेरे संदेश कितने लोग सुनेंगे, लेकिन मेरा संदेश यही होगा कि मुसीबत या एडवर्सिटी जो है वो किसी के
कैरेक्टर का टेस्ट लेती है। तो हमें एक राष्ट्र के रूप में ये हमारे कैरेक्टर का इम्तिहान हो रहा है। तो एक जो भी मुश्किल समय आई है, एक तो मजबूती से उसका सामना करना चाहिए। दूसरा, हमारे बड़े विद्वान डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि कैसे इसका सामना किया जाए, उनकी बातों को ध्यान देना है। क्योंकि सब कुछ होने के बावजूद, जैसे मैंने कहा, कि बहुत बड़ा तबका है जो हर तरीके से लगा हुआ है, और इसमें हमारे देश में प्रतिभावान ईमानदार लोगों की कमी नहीं है, वो साफ नज़र आ रहे हैं। तो एक तो उन पर ध्यान देना है, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को इतना मजबूत करना है कि जैसे ही हम संकट से निकलते हैं तो हम इससे सबक लेके एक मजबूत व्यवस्था बनाएं, एक मजबूत समाज बनाने की कोशिश करें, और मजबूत सरकार बनाने की भी कोशिश करें। दोनों में सामंजस्य हो, समाज और सरकार में। और ये जो है बातें, जो भी हम ईमानदारी की बातें कर रहे हैं, वो उपदेश देने के लिए नहीं हो, वो रोजमर्रा की जीवन में जीने के लिए हो। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि मुश्किल की घड़ी है, इस मुश्किल की घड़ी में हम एक दूसरे का, सभी का मनोबल बढ़ाएं, और जो प्रिकॉशंस है उसका तो बिल्कुल ध्यान रखें, और ये मान के चले कि हमें इस मुसीबत से जीतना है। भले इंडिविजुअली हम रहें ना रहें, कल हम लोग शायद, पता नहीं कल क्या होगा, हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमारा देश, हमारा समाज मजबूत होकर उभरना चाहिए इस संकट से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी से बात करने के लिए। तो भारत तंत्र एक कार्यक्रम नहीं है, भारत तंत्र एक सोच है, नई सोच है, और हम इस सोच में जो है किसी भी विषय को, किसी भी समस्या को एक नए परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, और हम उम्मीद करते हैं और उसका जवाब भी तलाशते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जो लोग भी जुड़ रहे हैं वो भी अपना जो भी विचार हो वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप भी हमको अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय दे सकते हैं, और आप हमसे कह सकते हैं कि आप इस विषय को लेकर आगे कार्यक्रम कीजिए। तो जो दर्शक अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।